नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, 9th और 10th क्लास की जो संस्कृत व्याकरण चल रही है उसके अंदर हम लोगों ने जो टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने धातु रूप पढ़ा था, फिर हम लोगों ने शब्द रूपों के बारे में पढ़ा, फिर हम लोगों ने कारक भी पढ़ लिए और फिर समास भी जो है कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं आप लोगों को हिंदी से और संस्कृत बनाने के तरीके बताने वाला हूँ, क्योंकि हम लोग लगभग वो सारे टॉपिक पढ़ चुके हैं जिनकी आवश्यकता हमें पड़ेगी। तो यहाँ देखिए, जो सबसे बड़ी दिक्कत आप लोगों को आ सकती है वो आपको शब्द रूप और धातु रूप को लेकर आ सकती है। इसीलिए मैं आप लोगों से बार बार ये कह रहा था कि अगर आप ये चाहते हो कि आप संस्कृत बनाना सीखें तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप शब्द रूप और धातु रूप को जो है अच्छे से सीख जाइए, ठीक है। और एक जो अव्यय का टॉपिक पढ़ाया आप लोगों को, वो अव्यय भी आप लोग ध्यान कर लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि अव्यय भी आवश्यकता पड़ेगी और कारक भी हमको सीखने पड़ेंगे। इन सभी चीज़ों को सीख करके ही आप संस्कृत में अनुवाद कर सकते हैं। तो अब देखिए, मैं आपको पहले आज की इस वीडियो के अंदर बिल्कुल छोटे छोटे वाक्य बनाना सिखा रहा हूं कि कैसे आप हिंदी से और संस्कृत में अनुवाद कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको ये याद होना चाहिए कि एक तो आपको सर्वनाम शब्द तालिका याद होनी चाहिए। क्या याद होनी चाहिए? सर्वनाम शब्द तालिका याद होनी चाहिए। तो देखिए, शॉर्ट में मैं आपको एक बार बता देता हूं कि यहाँ सर्वनाम शब्द तालिका क्या होती है। देखिए कैसे याद रखना है सर्वनाम शब्द तालिका को, कि यहाँ पर कौन कौन से जो कर्ता है वो किस पुरुष में आते हैं। क्योंकि हिंदी से जब संस्कृत में अनुवाद करते हैं तो इसका पहला नियम है, यानी कि हम लोग फर्स्ट नियम की बात करें तो कर्ता जिस पुरुष एवं वचन का होता है, क्रिया भी उसी पुरुष एवं वचन की होती है। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों को ये वाला याद होना चाहिए। जब आप संस्कृत बना रहे हो तो ये चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए, क्या कि कर्ता जिस पुरुष और वचन का होता है, क्रिया भी उसी पुरुष और उसी वचन की होती है। तो सबसे पहले तो आप लोग जो कर्ता है, सब्जेक्ट है, उसको समझने की कोशिश करो। तो उसी के लिए शब्द जो सर्वनाम शब्द तालिका है, इसको मैंने बताया था। तो एक तरफ तो आप पुरुष लिख लेंगे, इधर आपका हो गया एक वचन हो गया, इधर आपका ये द्विवचन हो गया और ये इधर क्या हो गया, बहुवचन हो गया। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले क्या होता है, प्रथम पुरुष होता है। अब प्रथम पुरुष जो होता है उसके अंदर आपको ये तत् वाला रूप याद करना है। तत् का मतलब क्या होता है, वह होता है। अब तत् का जो रूप होता है बच्चों, वो तीनों लिंगों में चलता है। वो पुल्लिंग में भी चलता है, स्त्रीलिंग में भी चलता है और नपुंसकलिंग में भी चलता है। तो पहला काम तो ये है आपका कि आप तत् के रूप को याद करें, ठीक है। तो अब देखिए, तत् के रूप में पुल्लिंग में तो क्या बोलेंगे, सै, तौ, ते। अगर स्त्रीलिंग में करेंगे तो क्या करेंगे, सा, ते और ता। अगर नपुंसकलिंग में करेंगे तो क्या करेंगे, तत्, ते और तानी। तत्, ते, तानी। इसी के अलावा आपने जो रूप याद करना है वो करना है भवत। भवत का मतलब ही क्या होता है, आप। क्या होता है, आप होता है। तो यहाँ देखिए पुल्लिंग में कैसे चलेगा, ये भवान, भवन्तौ और भवन्तः। तो देखिए, ये आप सब जानती हो, इन सब का मतलब क्या होएगा, वह। और अगर इन सब की बात करेंगे तो क्या होएगा, वे दोनों। क्या होगा, वे दोनों। अगर इन सब की बात करेंगे तो क्या होएगा, वे सब। क्या हो जाएगा, वे सब। इसी तरह इसका मतलब क्या होएगा, आप। इधर क्या होएगा, आप दोनों। और इधर क्या होएगा, आप सब। अब मैंने ये कहा था आप लोगों को, ये तो हुआ पुल्लिंग में। ये कौन से लिंग में चल रहा है, ये पुल्लिंग में चल रहा है। लेकिन इसका जब स्त्रीलिंग बनाना होता है तो स्त्रीलिंग कैसे बनता है कि भवती बना दो, यानी कि इस भवत की जगह भवती बना दो और इसके नदी के अनुसार रूप चला दो। तो जैसे भवती नदी होती ना, भवती नदी, नद्यौ नद्य। तो भवती भवत्यौ, भवत्यौ और भवत्य, भवत्य। ये होगी नहीं होगी। आप इसके अलावा जो भी व्यक्ति है, ठीक है, व्यक्ति है या फिर वस्तु है, वस्तु का जो नाम है,
व्यक्ति या वस्तु का नाम है वो भी प्रथम पुरुष में आते हैं। अब देखिए प्रथम पुरुष में 1, 2 और 3, ये 3 चीज ध्यान रखेंगे, ये प्रथम पुरुष के अंदर आती है। अब मान लीजिए किसी का नाम जो है सुरेंद्र है तो अपन लिखेंगे सुरेंद्र है, सुरेंद्रऊ और सुरेंद्रहा, राम है, रामऊ, रामहा, ऐसा होता नहीं होता, इस तरह से हो गया। तो ये जितने भी कर्ता आपको दिखाए गए हैं ये तो होते हैं प्रथम पुरुष के अंदर। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जैसे अपन बात करें कि जैसे टेंस पढ़ रहे हैं तो ऐसे काल होते हैं। काल को संस्कृत में क्या बोलते हैं? लकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लकार बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको 3 लकार दिमाग में लाने, क्योंकि 3 काल पहले सीखेंगे। 3 काल मतलब वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। क्योंकि हमें सबसे पहले बच्चों हिंदी के अंदर वाक्य जो है वो समझ में आने चाहिए। जब हिंदी के अंदर वाक्य जो समझ में आ जाएंगे कि यार ये किस काल का है, तो फिर उसी काल के अंदर हम उसकी क्या बनाएंगे? संस्कृत बनाएंगे। समझ बैठ रही नहीं बैठ रही? तो ध्यान से समझते हुए चलो बच्चों। तो देखिए सबसे पहले जो होता है लट लकार होता है। कौन सा लकार होता है? लट लकार होता है। तो ये लट लकार का मतलब होता है वर्तमान काल है। ये कौन सा काल है? वर्तमान काल है। और दूसरे नंबर पर जो होता है लंग लकार। कौन सा होता है? लंग लकार। तो ये कौन सा हो गया? ये भूतकाल हो गया। कौन सा काल हो गया? भूतकाल हो गया। और इसी तरह अगर अब तीसरे की बात करें तो ये हो गया लिट लकार। और लिट लकार का मतलब हो गया ये भविष्य काल। कौन से काल की बात हो गई? भविष्य काल की बात हो गई। ठीक है। तो अब देखिए ये तो प्रथम पुरुष के हो गए। तो कर्ता जिस पुरुष और जिस वचन का होता है क्रिया भी उसी पुरुष और उसी वचन की लगती है। कर्ता जिस पुरुष और जिस वचन का होता है क्रिया भी उसी पुरुष उसी वचन की लगती है। तो ये जितने भी कर्ता हैं ये सब प्रथम पुरुष के हैं। किसके हैं? ये प्रथम पुरुष के हैं। अगर अब एक वचन होगा तो एक वचन लगाएंगे, द्विवचन होगा तो द्विवचन, और बहुवचन का होगा तो बहुवचन की बात करेंगे। ठीक है। इसी तरह देखिए मध्यम पुरुष की बात करते हैं। तो मध्यम पुरुष के अंदर जो है आपको युष्मद का रूप याद करना है। इसके रूप कैसे चलते हैं? त्वम, युवाम और यूयम। त्वम, युवाम, यूयम। और इसी तरह अगर हम तीसरे की बात करें तो वो होता है उत्तम पुरुष। और उत्तम पुरुष के अंदर किसका रूप याद करना है? अस्मद का याद करना है। किसका करना है? अस्मद का करना है। इसके अंदर अपन क्या लिखेंगे? अहम, आवाम और वयम। अहम, आवाम, वयम। अब देखिए बच्चों अगर आप ये चाहते हो कि आप शुद्ध अशुद्ध भी सीख जाएं, आप ये चाहते हो कि आपका जो संवाद वाला जो टॉपिक है, वार्तालाप वाला, वो भी आप अच्छे से कर सको, आप ये चाहते हो कि आप पत्र लिखना भी सीख जाओ, तो सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी है कि आप पहले संस्कृत बनाना सीखें। सबसे पहला काम है संस्कृत को बनाना सीखें। तो संस्कृत बनाने के लिए एक तो आपके माइंड में ये टेबल जो है पूरी अच्छे से होनी चाहिए। पहली बात तो ये ध्यान रखिए। ठीक। दूसरे आपको ये ध्यान होना चाहिए कि हिंदी के अंदर जो वाक्य दिया जा रहा है, जैसे मान लीजिए मैं ये कह रहा हूं आपसे कि वह पुस्तक पढ़ता है, वह पुस्तक पढ़ता है, ये वाक्य हिंदी के अंदर है। अब हिंदी के अंदर आप देखिए, आप जैसे इंग्लिश के अंदर टेंस सीखते हो तो इंग्लिश के अंदर टेंस कैसे सिखाते हैं आपको? हिंदी के वाक्यों की पहचान करवाते हैं ना। तो हिंदी के जो काल हैं वो आपको समझ में आने चाहिए बच्चों। तो हिंदी के जो काल हैं उसको हम समझेंगे, लेकिन फिलहाल हम ये छोटे छोटे वाक्य पहले इसके माध्यम से समझने की कोशिश करें। अब देखिए कारक को याद कीजिए। अब आपको कारक ढूंढने पड़ेंगे। सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? जो वाक्य दिया जाएगा उसमें पहला काम देखो कि ये कौन से काल का है, पहली बात। फिर आप देखो कि उस वाक्य के अंदर कौन कौन से कारक हैं। उसमें कर्ता कारक है, कर्म कारक है, करण कारक है, संप्रदान है, अपादान है, संबंध है, अधिकरण है, संबोधन है, उसमें कौन सा कारक है? आप कारक ढूंढिए। तो कारक को ढूंढने का तरीका मैंने आपको क्या बताया? अगर वाक्य में क्रिया के साथ जिन शब्दों का सीधा संबंध होता है उन्हें हम कारक कहते हैं, और जिन शब्दों का क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं होता है उन्हें हम कारक नहीं कहते हैं। तो इसी वजह से
संस्कृत के अंदर कारक कितने माने जाते हैं? 6 माने जाते हैं, किंतु विभक्तियां कितनी होती हैं? विभक्तियां 7 होती हैं। कितनी विभक्तियां होती हैं? 7 विभक्तियां होती हैं। और एक क्या होता है? संबोधन होता है। और विभक्ति कितने प्रकार की होती हैं? विभक्ति 2 प्रकार की होती हैं। एक कारक विभक्ति होती है और दूसरी कौन सी होती है? उपपद विभक्ति होती है। दूसरी कौन सी होती है बच्चों? उपपद विभक्ति होती है। तो आपको जो सेंटेंस दिया जा रहा है उस वाक्य की जब आप संस्कृत बनाना चाहते हो तो पहला काम ये करें कि उस वाक्य के अंदर जो शब्द दिए गए हैं उनमें कारक पहचानो। ठीक है, तो कर्ता कारक को पहचानने का तरीका क्या था कि क्रिया के साथ में आपको क्वेश्चन करना होता है कौन। भाई कौन पढ़ता है, कौन खेलता है, कौन जाता है, कौन खाता है, कौन पढ़ता है, इस तरह से अपन बात कर रहे हैं। और उस कौन को लगाने के बाद में जो उत्तर निकल कर आता है वो उत्तर ही कौन होता है? कर्ता कारक होता है। जैसे ये वाक्य है वह पुस्तक पढ़ता है, तो ये क्रिया है पढ़ना। अब कौन पढ़ता है? अपन यहाँ पर सवाल कर रहे हैं कि वह पुस्तक पढ़ता है, तो कौन पढ़ रहा है? भाई कौन पढ़ रहा है? वह पढ़ रहा है, तो ये तो हुआ कर्ता। ये कौन हो गया? कर्ता हो गया। और ये क्या हो गई? हमारी क्रिया हो गई। ठीक है, फिर मैंने आपसे कहा था कर्म निकालना। कर्म कैसे निकालते हैं कि कर्ता क्रिया के द्वारा जो काम करना चाहता है, अर्थात कर्ता को क्रिया के द्वारा जो काम सबसे ज़्यादा अभीष्ट होता है, अर्थात क्रिया का जो प्रभाव है वो कर्म पर पड़ता है, तो वहाँ पर वो कर्म कारक आएगा, कर्म संज्ञा होगी। ठीक है, तो अब देखिए कौन पढ़ता है, तो वो तो वह पढ़ता है। क्या पढ़ना चाह रहा है? क्या पढ़ना चाह रहा है? तो क्या का जो उत्तर आता है वो कर्म होता है। क्या का जो उत्तर आता है वो क्या होता है? कर्म होता है। अब एक चीज और देखिए बच्चों, आपने पता लगा लिया कि सेंटेंस के अंदर कर्ता है, कर्म है और क्रिया है, 3 ही बात है इसके अंदर। अब आप ये देखिएगा कि हमारा जो बेसिक रूल है वो क्या है कि कर्ता जिस पुरुष और जिस वचन का होता है, क्रिया भी उसी पुरुष और उसी वचन की लगती है। अब देखिए जो ये वह शब्द है इसको हम लोग संस्कृत में क्या बोलते हैं? तत्। क्या बोलते हैं? तत्। लेकिन अब देखिए ये पढ़ता है, तो ये वह किसके लिए बात हो रहा है? पुल्लिंग के लिए। तो तत् का पुल्लिंग एक वचन क्या होगा? एक वचन में है ना पढ़ता, तो पढ़ती आती तो स्त्रीलिंग होता, और पढ़ते क्या आता? बहुवचन आता। होता ही नहीं होता। लेकिन यहाँ पर स आ गया, जैसे ये क्या आ गया? पुल्लिंग में स। और अब देखो पढ़ता, अब पढ़ता है वर्तमान काल की बात हो रही है, लट लकार की बात हो रही है। लट लकार के अंदर रूप कैसे चलते हैं? पठ धातु के, पढ़ती, पठत, पठंती, पठसी, पठत, पठत, पठामी, पठाओ, पठामे। अगर हम लोग यहाँ इसे लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं, देखो पठती, पठते है, पठंती, इस तरह से लिखा, पढ़ती, पढ़ते, पठंती। फिर हम लोगों ने लिखा पढ़सी, पढ़ते है, ठीक है, पठत, पठत। और इसी तरह हम बात करेंगे पठामी, पठाओ, पठामे है। अब यहाँ देखिए 3 हो गए ना, यहाँ पर भी कितने हो गए? ये 9 हो गए, और यहाँ पर भी तो 9 हैं। देखो एक तो लाइन ये होगी, एक, ये 3 हो गए, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। अब इन तीनों को ऐसा का ऐसा सामने अटका दो। तो देखिए अगर हमारे कर्ता यहाँ प्रथम पुरुष एक वचन में से कोई सा होगा तो ये प्रथम पुरुष का एक वचन ये आएगा। अगर हमारा कर्ता जो है प्रथम पुरुष में से द्विवचन में होगा, यहाँ तक का होगा, इनमें से कोई सा होगा, तो हमारी क्रिया जो है ये वाली लगेगी। अगर ये बहुवचन वाली बात आएगी, प्रथम पुरुष का बहुवचन कोई है, अगर ये वाली चीज आ रही है तो ये बहुवचन वाली लगेगी। अगर देखिए मध्यम पुरुष की बात हो रही है, ये मध्यम पुरुष है इधर वाला, मध्यम पुरुष का अगर एक वचन है, त्वम आ रहा है कहीं पर, तो फिर लगेगा पटसी। कौन सा लगेगा? पटसी। और अगर युवाम आएगा, मध्यम पुरुष का द्विवचन है, तो फिर क्या लगेगा? द्विवचन लगेगा। और अगर मध्यम पुरुष का ये बहुवचन है तो ये बहुवचन आ जाएगा यहाँ पर। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कर्ता जिस पुरुष और जिस वचन का होता है, क्रिया भी उसी पुरुष और उसी वचन की लगती है। तो जो उत्तम पुरुष है तो उत्तम पुरुष का जो एक वचन है वो क्या आएगा? पठामी आएगा, द्विवचन पठाव आएगा, और बहुवचन क्या आएगा? पठामे आएगा। तो अब यहाँ पर देखिए जो स आ रहा है ये प्रथम पुरुष का एक वचन आ रहा है। तो प्रथम पुरुष एक वचन में लट लकार में क्या दिखाई दे रहा है? पठती। तो आपने यहाँ पर लिख दिया पठती। क्या लिख दिया आपने यहाँ पर? पठती लिख दिया। सॉरी, क्या आएगा? पठती लिख दिया। अब देखिए दूसरे नंबर पर है कर्म।
अब कर्म जो कारक होता है उसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, उसमें द्वितीय विभक्ति लगती है ना, द्वितीय विभक्ति लगती है नहीं लगती। तो अब देखिए पुस्तक शब्द की द्वितीय विभक्ति क्या होगी, पुस्तकम, द्वितीय विभक्ति क्या होगी, पुस्तकम होगा। तो आपने यहां पर द्वितीय विभक्ति लगा दी पुस्तकम, तो देखिए कैसे बन गया, स पुस्तकम पठति, स पुस्तकम पठति, बन गया नहीं बन गया। अगर मान लीजिए इसी सेंटेंस को मैं यूं कर दूं, वे दोनों पुस्तक पढ़ते हैं, वे दोनों पुस्तक पढ़ते हैं। अब देखिए वे दोनों पुस्तक पढ़ते हैं, तो कौन दोनों की बात हो रही है, वे दोनों पुस्तक पढ़ते हैं, तो पुल्लिंग की बात हो रही है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखो तऊ, यहाँ पर क्या लिख दिया, तऊ। अब देखिए हमारा जो कर्ता है वो प्रथम पुरुष का द्विवचन है, प्रथम पुरुष का क्या है, द्विवचन है, तो क्रिया भी जो है वो प्रथम पुरुष के द्विवचन की लगेगी, प्रथम पुरुष के द्विवचन की लगेगी। तो प्रथम पुरुष का द्विवचन क्या हो गया, पढ़ते, तो आपने ये लिख दिया पढ़ते। अब देखिए यहां पर ये क्या चीज है, क्या पढ़ना चाह रहा है, पुस्तक, क्या पढ़ना चाह रहे हैं वे दोनों, पुस्तक, तो ये कर्म है। तो कर्म के अंदर कौन सी विभक्ति लगती है, द्वितीय विभक्ति, तो यहां पर आपने लगा दी ये पुस्तकम, क्या लगा दी, पुस्तकम, तऊ पुस्तकम पठते हैं। तो बेसिक जो रूल है, कॉन्सेप्ट है, वो आपके माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए बच्चों, कि कर्ता जिस पुरुष और जिस वचन का होता है, क्रिया भी उसी पुरुष और उसी वचन की लगती है, समझ में है ना। अगर आप इन सब चीजों को दिमाग में रखेंगे तो आप जो है वाक्य बनाना बहुत आसानी से सीख जाएंगे। तो ये बेसिक रूल मैंने आपको समझा दिया, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको और आगे की ओर लेकर चलता हूं कि कैसे हम चीजों को याद रखेंगे। सबसे बड़ी बात है बच्चों, ये मैं मिटाने वाला हूं, आप एक कॉपी में नोट कर लीजिए। मैं बार बार आपसे पूछूंगा बताओ हमारा कर्ता कौन सा है, तो ये ध्यान रख लेना, नाम आता है, भवत शब्द आता है, तत् आता है, ये सारे प्रथम पुरुष में है। आप तो उल्टा याद रख लीजिए भाई, मध्यम पुरुष में केवल युष्मद आता है और जो उत्तम पुरुष आता है उसमें केवल अस्मद आता है, ठीक है। तो इस तरह की ये चीजें जो हैं आपके माइंड में होनी चाहिए। फिर हम इनमें एक एक लकार लेकर के काम करेंगे, इनमें एक एक लकार लेकर के सेंटेंस बनाएंगे, अनुवाद करेंगे। अभी आपको छोटे छोटे वाक्य बना के दिखा रहा हूं मैं आप लोगों को, फिर मैं इन्हीं वाक्यों को थोड़ा विस्तार दे दूंगा, बड़ा कर दूंगा, और फिर हम लोग जो संवाद लेखन है, वार्तालाप लेखन है, पत्र लेखन है, ये जो शुद्ध अशुद्ध है, ये सारी गतिविधियां जो है इसी चीज से जुड़ी हुई है हमारी। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं आगे। हाँ तो बच्चों देखिए, ये पहला जो रूल है ये तो आपको समझ में आ गया कि कर्ता जिस पुरुष और वचन का होता है, क्रिया भी उसी पुरुष और वचन की लगती है। दूसरा नंबर का रूल आप लिखेंगे, जो कर्ता कारक है, कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति तथा कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो ये दो रूल आपके दिमाग में आ जाने चाहिए भाई। कर्ण कारक में तृतीय विभक्ति लगती है, संप्रदान के अंदर चतुर्थी लगती है, अपादान में पंचमी लगती है, संबंध में षष्ठी लगती है, अधिकरण कारक जो होता है उसमें कौन सी लगती है, सप्तमी लगती है, संबोधन में प्रथमा विभक्ति लग जाती है। तो विभक्तियां जो होती हैं अपनी 7 विभक्तियां होती हैं। कितनी विभक्तियां होती हैं, 7 विभक्तियां होती हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ हम लोग सबसे पहले जो है लट लकार के अंदर, किसके अंदर, लट लकार के अंदर हम लोग वाक्य बना रहे हैं। लट लकार का मतलब हो गया वर्तमान काल, कौन सा हो गया, वर्तमान काल के अंदर हम लोग
जो है सेंटेंस बना रहे हैं। अब ये जो लट लकार है इसके अंदर कोई भी जो धातु चलती है वो कैसे चलेगी? पठती, पठत, पठंती। इसको आप दिमाग में रख दें, पठती, पठतः, पठंती, ठीक है। फिर क्या होता है? पठसी, क्या हो जाता है? पठसी, पठतः, पठत, ठीक है, पठामी, पठावह, पठामह। ये आप कॉन्सेप्ट बिल्कुल दिमाग में रखेंगे। कर्ता जिस पुरुष और जिस वचन का होता है, क्रिया भी उसी पुरुष और उसी वचन की लगती है। तो एक बार मैं केवल आपको पठ धातु का इसलिए करके दिखा रहा हूँ क्योंकि ये आपको याद होती है और आपको चीज़ें अच्छे से समझ बैठ जाएंगी। एक चीज़ आप ये भी ध्यान रखेंगे कि अब देखिए जैसे अपन बात कर रहे हैं कि जो विभक्ति है, कोई सा भी एक रूप याद कर लेते हैं, यानी कि जो विभक्तियाँ होती हैं, अपन बात कर रहे हैं कि जो विभक्ति हैं वो विभक्ति तो कितनी होती है बच्चों, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। और वचन देखो एक हो गया, इधर अपन बात करें तो क्या हो गया? दिव हो गया, ठीक है। और इधर अगर अपन बात करें तो क्या हो गया? ये बहुवचन हो गया। क्या हो गया? ये बहुवचन हो गया। इन चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। विभक्ति 1, विभक्ति 2, विभक्ति 3, विभक्ति 4, विभक्ति 5, विभक्ति 6, विभक्ति 7 और संबोधन में प्रथमा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या सीखने की जरूरत है आप लोगों को बच्चों कि विभक्तियाँ तो ये 7 होती हैं, लेकिन वचन कितने होते हैं? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। कर्ता कारक जब भी आएगा उसके अंदर प्रथमा विभक्ति लगेगी, उसके अंदर विभक्ति क्या लगेगी? प्रथमा। लेकिन कर्ता हमारा एक वचन में है या द्विवचन में है या बहुवचन में है, ये जरूर देखना पड़ेगा। अगर कर्ता हमारा एक वचन में है तो प्रथमा विभक्ति लगेगी, लेकिन वो एक वचन लगेगी, ठीक है। अगर कर्ता हमारा द्विवचन में है तो द्विवचन वाली लगेगी, अगर कर्ता हमारा बहुवचन में है तो बहुवचन लगेगी, लेकिन विभक्ति कौन सी लगेगी? विभक्ति प्रथमा ही लगेगी। विभक्ति कौन सी लगेगी? प्रथमा लगेगी। इसी तरह जो कर्म कारक है बच्चों, कर्म कारक के अंदर विभक्ति हमेशा कौन सी लगेगी? द्वितीय विभक्ति लगेगी। कौन सी लगेगी? द्वितीय लगेगी। अगर कर्म हमारा एक वचन में है तो एक वचन, द्विवचन में है तो द्विवचन, बहुवचन में तो बहुवचन, लेकिन विभक्ति कौन सी आएगी? द्वितीय आएगी। इसी तरह जो करण कारक होगा उस करण कारक के अंदर कौन सी विभक्ति लगती है? तृतीय विभक्ति लगती है। कौन सी लगेगी? तृतीय लगेगी। संप्रदान के अंदर कौन सी विभक्ति लगती है? चतुर्थी विभक्ति लगती है, ठीक है। कौन सी लगेगी? चतुर्थी लगेगी। और इसी तरह जो अपादान आ रहा है, अपादान के अंदर कौन सी विभक्ति लग रही है? पंचमी लग रही है। कौन सी लग रही है? पंचमी लग रही है। ऐसी जो संबंध कारक होता है उसके अंदर कौन सी विभक्ति लगनी है? संबंध के अंदर षष्ठी विभक्ति लगती है। कौन सी लग रही है? षष्ठी। और जो अधिकरण कारक है, कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है, उसमें क्या लगेगी? सप्तमी लगेगी। कौन सी लगेगी? सप्तमी लगेगी। और जो संबोधन है, संबोधन के अंदर कौन सी लगेगी? प्रथमा विभक्ति लगेगी। तो ये ध्यान रखिएगा। ये आप जानते ही हैं कि जो विभक्तियां हैं वो कितनी होती हैं? 7 विभक्तियां होती हैं। विभक्ति कितनी होती हैं? 7 होती हैं। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि वो एक वचन में है, द्विवचन में या बहुवचन में है, और जो सेंटेंस है वो किस काल का है। ये 2 चीज़ें आप दिमाग में ज़रूर रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए मैं आप लोगों को ये जो सभी चीज़ों के बारे में एक एक वाक्य बनाकर दिखाता हूँ। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं कि शिक्षक बच्चों को पढ़ाता है, ठीक है। तो बच्चों को पढ़ाता है, तो पढ़ाना जो होता है वो पाठयति होता है, पढ़ना जो होता है वो पठती होती है। तो पाठयति, पाठयते, पाठयंती, पाठयति, पाठयते, पाठयत, पाठयामी, पाठयावे, पाठयामे, ठीक है। इस तरह से रूप चलेंगे। तो अब देखिए कौन पढ़ा रहा है? शिक्षक पढ़ा रहा है, ये कर्ता कारक है। किनको पढ़ा रहा है? बच्चों को पढ़ा रहा है, ये कर्म कारक है। ये क्या चीज़ है? क्रिया है। ये क्या चीज़ है? क्रिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ आप लोग इसकी संस्कृत जब बनाएंगे तो कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति लगती है? प्रथमा लगती है। कर्म कारक में कौन सी लगती है? द्वितीय लगती है। करण कारक में कौन सी लगती है? तृतीय लगती है, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए बच्चों, सबसे पहले देखो ये शिक्षक है, कै में क्या आ रहा है? ए। जिन शब्दों के अंत में ए स्वर आता है उनके रूप
किसके अकॉर्डिंग चलेंगे? राम के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो शिक्षक का जो रूप है वो किसके अनुसार चलाओगे आप? राम के अनुसार चलाओगे। राम का रूप कैसे चलता है? राम है रामऊ रामा, रामम रामऊ रामान, रामेण रामाभ्याम रामई, ऐसे चलता नहीं चलता? अब शिक्षक शब्द की प्रथमा विभक्ति का एक वचन क्या होगा? क्योंकि अकेले की बात हो रही है तो अपन बात करेंगे शिक्षक है। शिक्षक है किसको? बच्चों को। अब देखिए बच्चों को, एक बच्चे की बात नहीं हो रही है, बच्चों को। आखिर देखिए ये कर्म है, लेकिन कर्म किस में है? ये बहुवचन में है। ये कर्म कैसा है? बहुवचन में है। तो अब देखिए कर्म कारक में लगती तो द्वितीय विभक्ति है, कर्म कारक में विभक्ति लगती तो कौन सी है? द्वितीय विभक्ति लगती है, लेकिन द्वितीय का कौन सा वचन लगा रहे हैं हम लोग? बहुवचन। तो देखिए यहां बच्चे, बच्चे को क्या बोलते हैं? बालक बोलते हैं, बालक बोलते हैं। तो बालक शब्द की द्वितीय विभक्ति का बहुवचन क्या होगा? बालक शब्द की द्वितीय विभक्ति का बहुवचन क्या होगा? यानी कि बालक के ए मतलब राम के अकुन है, राम का क्या होगा? तो राम है रामौ रामा, रामम रामौ रामान, तो बालकान क्या हो जाएगा? बालकान। शिक्षक है बालकान। अब देखिए क्रिया किसके अनुसार लगती है? कर्ता के अनुसार। हमारा जो कर्ता है वो कहाँ का है? प्रथम पुरुष एक वचन का है। कहाँ का है वो? प्रथम पुरुष एक वचन का है। इस वजह से ये क्रिया आ जाएगी पाठयति। क्रिया क्या बन जाएगी? पाठयति। अब देखिए संस्कृत बन गई इसकी। शिक्षक है बालकान पाठयति, शिक्षक है बालकान पाठयति। अब देखिए जैसे मैं कह रहा हूं कि बालक गिलास से दूध पीता है, ठीक है? बालक गिलास से दूध पीता है। अब यहां देखिए बच्चों, बालक गिलास से दूध पी रहा है। अब इसकी आपको संस्कृत बनानी है तो वही रूल अपनाइए। जिन धातुओं के अंत में ता ती ते आ जाता है क्रियाओं के अंत में, तो समझ लीजिए वो वर्तमान काल का वाक्य है। वर्तमान काल को संस्कृत में क्या बोला जाता है? लट लकार बोला जाता है। और लट लकार में रूप कैसे चलते हैं? पढ़ती पढ़त पठंती, इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। अब यहाँ पर पीना धातु है, पीना धातु है। पीना को संस्कृत में क्या बोलते हैं? पा। और पा के रूप कैसे चलते हैं? पिबती पिबत पिबंती पिबसी पिबत पिबत पिबामी पिबाओ पिबामे। आपने अगर धातु रूप वाला वीडियो नहीं देख रखा है, शब्द रूप वाला वीडियो नहीं देख रखा है, कारक वाला वीडियो नहीं देख रखा है, तो आपके लिए ये बिल्कुल वेस्ट है। आपके लिए संस्कृत अनुवाद बिल्कुल वेस्ट है, क्योंकि आप बिल्कुल बेसिक से चीज़ों को सीखते हुए चलेंगे तो ही आप संस्कृत को बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। बच्चों ध्यान रख लेगा, ठीक है? फिर भी मैं आप लोगों को यहाँ वो सब बातें जो है रिवीजन कराता हुआ ये सब चीज़ें सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ बालक गिलास से दूध पी रहा है। अब कौन पी रहा है? सबसे पहले तो कारक निकालो आप। भाई कौन पी रहा है? बालक पी रहा है। कौन पी रहा है? बालक। तो ये कर्ता कारक हो गया। क्या पीना चाह रहा है? दूध। ये कर्म कारक हो गया। और किस साधन से पी रहा है? कर्ता जिस साधन से क्रिया को संपन्न करता है उसे क्या कहते हैं? करण कारक कहते हैं, ठीक है? तो गिलास के द्वारा पी रहा है तो ये करण कारक हो गया। कौन सा कारक हो गया? करण कारक हो गया। अब देखिए आपके सामने जो समस्या आती है बच्चों, वो आती है इन शब्दों को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं। तो संस्कृत की जो शब्दावली है, वोकैबुलरी है, उसे बढ़ाने के लिए आपको संस्कृत शब्दों को बार बार पढ़ना चाहिए, तो आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आ जाएगी। तो गिलास को बोलते हैं चषक। क्या बोलते हैं? चषक बोलते हैं। तो अब देखिए कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति लगेगी, बालक है। कर्ता कारक के अनुसार क्रिया लगेगी, तो क्या लगेगी? पिबती, ठीक है? कर्म कारक में लगेगी द्वितीया, तो दुग्धम, ठीक है? और गिलास से करण कारक के तृतीया लगेगी, तो चस्केन। क्या हो जाएगा? चस्केन। तो अब देखिए ये करण कारक हो गया। तो बालक चस्केन दुग्धम पीबती, तो ये क्या बन गया? ये संस्कृत बन गई। इसकी बनी नहीं बनी? तो देखिए बच्चों आप लोग इसी तरह से सेंटेंस को बनाने की कोशिश कीजिए। मैं आप लोगों को यहाँ पर कुछ वाक्य दे रहा हूँ जिनको बनाकर आप लोग मुझे दिखाएंगे। अगर आप लोग मुझे बनाकर दिखाएंगे, मेरे पर्सनल नंबर पर मुझे सेंड करेंगे या कमेंट में करके बताएंगे, तो ही मैं आप लोगों को ये संस्कृत का जो अनुवाद है आगे बढ़ाऊंगा, कंटिन्यू करूंगा। नहीं तो फिर मैं आप लोगों के लिए दूसरा टॉपिक शुरू कर दूंगा। ध्यान रख लेना। अब देखिए इसी को बनाना है। जैसे मैं कह रहा हूं वह पढ़ता है, इसकी संस्कृत बनानी है। वे दोनों पढ़ते हैं, ठीक है? इसकी बनानी है। वे सब पढ़ते हैं, ठीक है?
तुम पढ़ते हो, ठीक है, तुम दोनों पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि मैं पढ़ता हूं, हम दोनों पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं। इनके आप लोगों को संस्कृत बनानी है यहाँ और मुझे दिखाना है, समझ में आया ना। आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं फिनिश कर रहे हैं, कल फिर से हम लोग ये अनुवाद सीखेंगे। तो एक बार आप लोग इनकी प्रैक्टिस करें, धातु रूपों को पढ़ें, शब्द रूपों को पढ़ें, कारक को वापस से रिवीजन करें, फिर वापस से हम लोग आते हैं। ये 1-2 दिन हम लोग इसी तरह से चलते रहेंगे अनुवाद के लेकर के, और उसी दौरान हम लोग हमारा जो वार्तालाप वाला टॉपिक है, संवाद लेखन वाला है, उसे भी हम लोग क्लियर कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं अगली बार इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।